मैं डॉक्टर अनीता कुमारी महावीर इंटर कॉलेज गया पीजीटी की शिक्षिका हूँ। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आज मेरा पहला क्लास है, जिसमें मैं आपको आज बायोलॉजी का एक टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। तो क्या बच्चों, आप सब रेडी हैं? चलें, पहले तो हम जानेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, या ऐसे कहें कि मॉर्फोलॉजी से तुम क्या समझते हो, आप क्या समझते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट्स। जैसे आप घर से जब स्कूल के लिए निकलते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो इस रोड पे बहुत सारे पेड़ पौधा आपको दिखाई देते होंगे। वो हर्ब भी दिखता होगा, सर्ब भी दिखता होगा, ट्रीज भी दिखाई देते होंगे। जो आपको नेकेड आई से दिखाई दे रहा है वही वो एक्सटर्नल व्यूज़ कहलाया। जैसे अभी आपके सामने रास्ते से आते वक्त हमने इस प्लांट्स को लिया, ये रोज़ का प्लांट्स है, ठीक है। तो इसको अगर आपसे हम पूछेंगे बच्चा तुमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि इसमें मुझे रूट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें रूट तो है नहीं। आप बोलेंगे स्टेम है, लीफ है, यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बस। इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से तो हमारा डिफिनीशन हो सकता है, इंट्रोडक्शन हो सकता है कि मॉर्फोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक्सटर्नल पार्ट फ्लावरिंग प्लांट्स को ही देख के कहेंगे। एनिमल्स में भी हो सकता है और प्लांट्स में भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का नेकेड आई से, खुली आंख से आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आप डिटेल्स में जान सकते हैं, वही उसका एक्सटर्नल व्यू है, जिसकी स्टडी आज हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले जो कुछ भी हम देखें इस प्लांट्स में, तो उसके भी जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के भी ऑर्गन्स होते हैं। हम लोग का जैसे हाथ है, आँखें, मुंह है, पैर है, आप खुली आँख से देख रहे हैं, वैसे प्लांट्स के भी ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या हम जानेंगे कि प्लांट्स के ऑर्गन कौन कौन से हैं, और आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि प्लांट्स के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। पहला रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा लीफ, चौथा फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। ये प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। अच्छी तरह से आप जान रहे हैं कि प्लांट्स के ऑर्गन्स रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, और आज हम लोग इसको दो भाग में पहले डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट्स होगा हम लोग का रूट, स्टेम और लीफ का, दूसरा पार्ट्स होगा हम लोगों का फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स का। उसमें भी आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जानेंगे। हर के घर में कुछ इम्पोर्टेंट्स हम लोग के शब्द आएंगे इस टॉपिक में, बार बार आएंगे, जैसे मोनोकॉट, डायोकॉट, फिर आपका रेडिकल्स, प्लूमोल्स। तो हम एक बार देख लें उस वीडियो पे। एक बार हम सब देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा शब्द, ये जो नए टर्म्स हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमारे इसमें बार बार आएंगे। जैसे जैसे प्लूमोल, रेडिकल,
नोड, इंटरनोड, स्टिपल्स एंड पेरियंथ, इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। जब हम आपको लीव्स पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में, हालांकि आज आपको मैं दिखाऊंगी कि होता कहाँ है, लेकिन इसका डीपली स्टडी हम लोग जब लीफ पढ़ेंगे तब बताएंगे। और ये है पेरियंथ, जब हम लोग फ्लावर्स पढ़ेंगे तब ये शब्द हमारे पास आएगा। चूँकि ये मॉर्फोलॉजी का नेकेड आई से दिखने वाला व्यूज़ है, इसलिए हमने इन दोनों का नाम डाल दिया। अभी हम लोग जानेंगे प्लूमूल्स, रेडिकल्स, नोड और इंटरनोड्स के बारे में। आपके घर में ये लाल चना तो ज़रूर होगा, कोई ऐसे घर नहीं होंगे जहाँ ये रेड ग्राम्स नहीं दिखाई देते होंगे, और किसी का घर ऐसा नहीं होगा जहाँ राइस नहीं बनता होगा। तो ये दो दाना धरती पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको हम, चूँकि ये सिंगल सीड है, एक ही सीड है, इसलिए इसको हम मोनोकॉट के नाम से जानते हैं। और जब आप इसके छिलके को हटा देंगे, इसके कोटिलेडन्स को हटा देंगे, तो इसमें आपको 2 दाना दिखाई देगा। मैं पहले से छील कर रखी हूँ, देखिए आप जब इसे हटाएंगे तो ये 2 दाना दिखाई देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चूँकि इसके छिलके को हटाने के बाद, कोटिलेडन्स को हटाने के बाद इसमें 2 दाना दिखाई दिया, इसलिए इसको डाई बोले। और धान का छिलका हटा दिए तो इसमें से 1 दाना निकला, इसलिए सिंगल सीड होने की वजह से इसको मोनोकॉट बोले। ठीक है, तो जब जब हम लोग बीच में इन शब्दों को बोलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है। ये है हमारा ग्राम सीड। अभी हम इसका एक फिगर बनाएंगे और हम लोग इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जब हम इसको खेतों में डालते हैं तो इसमें से 2 टेंटिकल्स जैसा स्ट्रक्चर्स निकलता है। मिट्टी के नीचे जो होगा वो तो मुझे दिखाई नहीं देगा, आपको भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे जब हम घर में अंकुरित होने के लिए छोड़ते हैं तो ये हमें दिखाई देता है वाइट कलर का, सबको दिखाई देता है। आप भी खाए होंगे, आप सलाद के रूप में इसको यूज़ करते होंगे। जो ये हमें वाइट कलर का जर्मिनेशन के बाद दिखा, इसी को हम प्लूमूल बोलते हैं। और इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ये प्लूमूल हमेशा सन की तरफ बढ़ेगा, जहाँ इसको लाइट मिलेगा उसे इसमें ग्रो करेगा। रेडिकल हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ ग्रो करता है। आने वाले दिन में यही रूट कन्वर्ट कर देता है, ये रूट फॉर्म में आते हैं और ये स्टेम में। कहने का मतलब प्लूमूल स्टेम में बदल जाता है, रेडिकल रूट में बदल जाता है। सबसे अच्छी बात कि जब हम किसी भी अंकुरित को अगर आप गमले में भी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका जर्मिनेशन वाला सीड है, जो जब तक इसमें एक लीफ नहीं निकल जाता, नेक्स्ट मेरा एक फिगर होगा, ये आपका सॉइल है और ये आपका रेडिकल है और यही आपका स्टेम है। इस पार्ट को हम एरियल पार्ट बोलते हैं और इसको हम अंडरग्राउंड पार्ट बोलेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट हमेशा रेडिकल से कन्वर्ट होगा, जो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लूमूल्स स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका स्टेम। स्टेम हमेशा बॉक्स जैसा आपको दिखाई देगा, ऐसे लगेगा जैसे इसमें एक धारी जैसा, या यहाँ पे आप देखेंगे कि उभार जैसा बना हुआ दिखाई देगा, इस तरह से उभार दिखाई देंगे। और ये जो आपका रेडिकल्स है, इसमें बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स दिखेंगे, फिर ये आपको जस्ट लाइक रूट हेयर्स दिखाई देगा।
और ये है रूट कैप। बच्चों, जब ये रेडिकल जब तक प्लूमूल से स्टेम बना, स्टेम में जब तक कोई लीफ का स्ट्रक्चर्स नहीं आएगा, आप ध्यान देंगे कि इस तरह से मुड़ा हुआ होता है और ये धीरे 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 ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, जब ये ऊपर की ओर उठेंगे तब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 लीफ, 4 लीफ, 5 लीफ, इस तरह से ये लीफ बनता चला गया ऊपर। लेकिन जब तक लीफ नहीं बना तब तक ये जो 2 कॉटिलिडन्स होते हैं वो यहाँ पे भोजन का काम करते हैं, क्योंकि हमारा तो लीफ निकला ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो प्लांट्स आगे बढ़ेंगे नहीं, उनका ग्रोथ नहीं होगा। तो ये एक फूड स्टोरेज का काम करते हैं। आप कभी भी गमले में चने को डाल दीजिए और आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब अंकुरन आपका बाहर निकलेगा तो सिर्फ ये प्लूमूल झुका हुआ होगा, इस तरह से वो धीरे 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 ऊपर की ओर उठता है। और आप मिट्टी को हटा के देखेंगे तो आपको ये रूट कैप बहुत अच्छे से दिखाई देगा और ये प्रोटेक्शन का काम करता है इस पॉइंट को। मेस्मेटिक टिश्यू जो यहाँ पे होते हैं इसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सबसे मज़ेदार बात, सभी लोग सोचते हैं कि ये जो रूट होता है यही रूट वाटर, जो आपका ये प्राइमरी रूट है, ये रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन नहीं। कभी भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आए तो आप ये कभी नहीं लिखेंगे कि प्राइमरी रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है। हमेशा प्राइमरी रूट ग्रोथ के लिए वो जितना नीचे की ओर जाएगा, सबसे जो आपके डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं उसमें इस टैप रूट पाया जाता है और मोनोकोट प्लांट्स में आपको एडवेंटिशियस रूट मिलेंगे, जो अभी हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। तो ये प्राइमरी रूट जो होता है एकदम सूर्य की तरह नीचे की ओर जाता है, वो वहाँ तक जाने का कोशिश करता है कि ज़मीन के अंदर कितना पानी है। और जो ये सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं इनका काम होता है सपोर्ट करने का, जकड़ने का। वो मिट्टी के अंदर प्राइमरी रूट को सपोर्ट करते हैं और इस सेकेंडरी रूट के ऊपर छोटे 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 बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करता है और ये एब्जॉर्ब करके यहाँ तक पहुँचाता है। जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जाइलम फ्लोएम का क्या फंक्शंस होते हैं। आगे बढ़ें, हम लोग तब तक देखें, प्लांट्स के बारे में जानें। जो अभी हम आपको सीड के साथ दिखाए थे कि रेडिकल और प्लूमूल्स, ये है आपका रेडिकल से बना हुआ ये रूट, इसको हम प्राइमरी रूट बोलेंगे। इससे निकला ये सेकेंडरी रूट्स और इसमें छोटे छोटे हेयर्स नहीं है, एनसीईआरटी का बुक है, इसमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये टर्शियरी रूट है, लेकिन ये सब का काम है सपोर्ट करने का। इस पे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वाटर मिनरल्स वही एब्जॉर्ब करता है और ये प्राइमरी रूट तक पहुँचाता है। प्राइमरी रूट फिर टॉप टू बॉटम तक लेके जाता है। ये है आपका प्लूमूल से निकला हुआ स्टेम। एक चीज़, एक स्टेम में आप देखेंगे जगह 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 लीफ निकला हुआ है। तो जहाँ पे ये लीफ निकले हुए हैं ये नोड, फिर इनको भी नोड कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपका नोड्स का लाया, 2 नोड्स के बीच का जो ये पोर्शन होता है इसको इंटरनोड कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन में आता नहीं है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मेडिकल्स के एग्ज़ाम में या किसी भी जनरल एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो 2 नोड्स के बीच का जो ये पोर्शन हुआ इसको हम इंटरनोड कहते हैं। और जब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे और लीफ पढ़ेंगे उस वक्त ये जानकारी हमको होनी चाहिए, वरना हम अज्ञानी कहलाएंगे। आगे बढ़े, फिर जहाँ से ये नोड से आपका ये लीफ निकला, यहाँ पे एक्जिलरी बर्ड होता है। ये देखिए, यहाँ एक्जिलरी बर्ड, यहाँ एक्जिलरी बर्ड, यहाँ एक्जिलरी बर्ड, यहाँ एक्जिलरी बर्ड, यहाँ एक्जिलरी बर्ड। इस एक्जिलरी बर्ड का काम होता है ब्रांचेस का निकालना। यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे, फिर उसमें फिर लीफ निकलेगा, फिर फ्लावर्स होंगे, फिर फूड होंगे, जहाँ फिर लीफ होगा वहाँ एक्जिलरी बर्ड होंगे और ब्रांचेस बढ़ता चला जाएगा तो आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, मेरे पास जो प्लांट्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्जिलरी बर्ड होता कैसा है। आप इसको
बुक में देखते होंगे, समझने में आपको दिक्कत होती होगी, इसलिए मैंने लेकर आया कि मैं आपको दिखाऊं कि एक्सिलरी वर्ड होता कैसा है। आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये है आपका लीफ, और यहाँ देखिए एक्सिलरी वर्ड, इसी को कहते हैं बेटा एक्सिलरी वर्ड। यहीं से ब्रांच निकलेगा और फिर नया ब्रांच, नए लीव्स, नए फ्लावर्स, नए फ्रूट्स यहाँ पर तैयार होंगे। एकदम आप किसी भी प्लांट्स में देख सकते हैं कि हर नोड के पास से लीफ, और लीफ के पास ये नोड्स निकलेंगे, और एक नोड, दो नोड के बीच का ये जो पोर्शन है यही इंटरनोड कहलाता है। समझ गए? आगे बढ़ें। अब है क्लासिफिकेशन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, वरना मैं इसको मिटा दे रही हूँ। क्लास, और हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में होता है सब टॉपिक्स, हम लिखेंगे सब टॉपिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट, रीजन्स ऑफ फ्रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट। लिख दें, पहला टाइप्स ऑफ फ्रूट, दूसरा रीजन्स ऑफ फ्रूट, और तीसरा मॉडिफिकेशन। आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। सब टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रूट और रीजन्स ऑफ फ्रूट। मॉडिफिकेशन का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अब भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। अभी हमने आपको ग्राम का सीड्स दिखाया था, उसके दो दाने भी दिखाए थे। मैं उसका फिगर यहाँ पर बनाती हूँ, आप भी इसको ड्रॉ करेंगे और इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इससे इसको समझने का अच्छे से कोशिश करिएगा, वरना आंसर आप गलत कर देंगे। और ये डबल कोटेड होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है ये, और ये ठीक है। यहाँ एक हम बिंदु दिए, और एक मेरा ये जगह होगा और दूसरा ये होगा। ध्यान से समझिएगा, इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे ये पहले हम लोग जान लें। ये पोर्शन जहाँ से प्लूमूल और रेडिकल ज्वाइंट होता है, जिस जगह पे प्लूमूल और रेडिकल ज्वाइंट हुआ, उस जगह को हम कहते हैं, उस पोजीशंस को हम कहते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। ठीक है, इस पोर्शंस को हम कहेंगे एपिकोटाइल, और इस पोर्शंस को हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। ये है हमारा कोटिलेडन्स, ये दोनों। ये है हमारा रेडिकल, और ये है मेरा प्लूमूल। रेडिकल हमेशा क्या फॉर्म करेगा? रेडिकल हमेशा रूट को फॉर्म करेगा, यानी कि ये रूट सिस्टम बनाता है। प्लूमूल हमेशा शूट सिस्टम बनाता है। कोई दिक्कत? रेडिकल से हमेशा
रूट सिस्टम बनेंगे, प्लूमूल से हमेशा सूट सिस्टम बनेंगे। इसमें किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक है एपिकोटाइल, दूसरा शब्द है हाइपोकोटाइल। हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होगा। तो ये है हमारा सॉइल, ठीक है। सॉइल के नीचे जो भी जर्मिनेट किया, मॉडिफिकेशंस के मॉडिफाइड रूप में हो जाए या ऐसे भी हो जाए, उसको कहते हैं हम हाइपोकोटाइल। और सॉइल के ऊपर एपिकोटाइल। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में डिफरेंसेस पूछे तो बेसिक डिफरेंसेस यही है कि हाइपोकोटाइल सॉइल के नीचे का पोर्शन को कहेंगे और एपिकोटाइल सॉइल के ऊपर के पोर्शन को कहेंगे, जो हमने इस शेड में मार्किंग करके आपको बता दिया है। और बीच का है एम्ब्रियोनल एक्सेस। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रूट सिस्टम। टाइप और रूट सिस्टम दो तरह का होता है। एक है टैप रूट, दूसरा है फाइब्रस रूट। बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइब्रस रूट सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन उसका फंक्शंस कुछ नहीं होता। बहुत थोड़े समय के लिए फाइब्रस रूट बनते हैं और किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे टैप रूट और जानेंगे कि ये टैप रूट कहाँ पाया जाता है, किन किन पौधों में पाया जाता है। उसके जानने के पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस धरती पे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और जिसकी भी पत्तियाँ रेटिकुलेट वेनेशंस की होंगी वो डायोकोट कहलाएगा। और जितने भी डायोकोट के प्लांट्स होंगे वो आपके टैप रूट्स, उनमें आपको टैप रूट्स पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आम है, अमरूद है, नींबू भी होगा, पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इनके नाम जानते हैं, आप इन प्लांट्स को भी देखे हुए हैं, इसलिए आप अच्छे से जान सकते हैं कि टैप रूट्स कैसा होता है। जैसे हम ये बरगद का पेड़ बनाएं इस तरह से, ये है आपका सॉइल और ये लंबा सा इसका ये टैप रूट एकदम इतना नीचे तक। चूँकि ये बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं और इनको जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये जो आपका रेडिकल है, जो रूट सिस्टम्स हैं, वो जितना नीचे तक वाटर का टेबल होता है, वाटर के लेवल को भी ये क्रॉस करके उसके टेबल तक जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि इस पेड़ को मिल सके। यह है टैप रूट, एकदम सिंपल सा, इसको समझने के लिए उतना ये नहीं लगाना। रही बात आपका फाइब्रस रूट, इसको हम कहेंगे टैप रूट। फाइब्रस रूट में यह है आपका सॉइल और यह है आपका स्टेम का पार्ट। यह दुबला पतला एकदम होता है, लीन एंड थिन। जैसे आप ईख, मक्का, जितने भी घास आपको इस धरती पे दिखाई देते हैं, 62 तरह का घास होता है। जितने भी घास आपको धरती पे दिखाई देते हैं सब आप देखेंगे उसके स्टेम्स मोटे नहीं होते हैं। टैप रूट में और भी एक है, ये लंबा बड़ा भी होगा और ये चौड़ा भी होगा। जब ये चौड़ा होंगे तो आप देखिएगा इस पर बार्क बनता है, छाल जिसको कहते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है। किस चीज़ में काम आएगा? सेकेंडरी ग्रोथ में इसका काम आता है। तो डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ये भी एक इसका डिफरेंसेस है जिसको आप अच्छे से जानेंगे। तो ये लंबे भी होंगे और चौड़े भी होते चले जाएंगे, इसमें बार्क भी पाया जाएगा, जबकि हमारे ये मोनोकोट के प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। और आप ध्यान से देखेंगे कि इसके स्टेम्स थोड़े से नीचे चले जाते हैं, थोड़े से नीचे रहेंगे और ये रेडिकल निकला, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे इसमें जल्दी जल्दी इस तरह से बहुत सारे हेयर्स निकलेंगे और ये किल हो जाता है, ये मर जाता है। जैसे इसके सपोर्टिंग्स में बहुत सारे ये रूट्स निकलते हैं, ये रेडिकल आपका मर जाता है, ये फाइब्रस रूट आपके मर जाते हैं और ये आप देखिएगा झाड़ी की तरह दिखाई देगा, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट के नाम से जानते हैं।
इसमें आप देखेंगे, आप ईख में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे नोट्स दिखाई देगा आपको, और यहाँ इस तरह से। क्यों? इतना जो आपको जड़ दिखाई दे रहा है, एक नोब्स ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे थोड़े 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 रहे, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और कोई भी गाय है, बकरी है, कुछ भी आएगा पकड़ेगा और खींच लेगा। तो इतने सारे जड़ कोशिश करते हैं कि हम सॉइल को पकड़े रहें कि पूरा का पूरा प्लांट मेरा कोई भी गाय बकरी ना खा सके। ये झाड़ी नुमा एडवेंटिशियस रूट का लाया, और कॉनिकल शेप में जितना नीचे तक जा सका ये टैप रूट का लाया। ये बड़े बड़े जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे उसमें ये टैप रूट्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जानेंगे हम लोग रूट का फंक्शंस जानेंगे कि रूट इस धरती पे करता क्या है। रूट एंकर्स द प्लांट्स ऑफ द सॉइल, दे एब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, द रूट स्ट्रिप सिंथेसाइज प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल्स। क्लासिफिकेशंस में रूट सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स: रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट, रेडिकल से ये रूट निकला, फिर आप देखेंगे ये और बड़ा, फिर ये उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, और ये है आपका रूट कैप। पहले भी हम लोग इसके बारे में बात किए थे। ये रूट कैप सिर्फ सपोर्ट का काम करता है कि ये जो टिप है इसको किसी तरह से सॉइल से या किसी गिट्टी पत्थर इन सब चीज़ों से उसको चोट ना लगे, तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करता है। इसको कहते हैं रूट कैप। ये है आपका, हम लोग जब 9th-10th क्लास में पढ़े हैं टिश्यू, तो जानते हैं कि टिश्यू दो तरह का होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। ये है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमेशा सेल डिवीज़न ये करता चला जाता है और इसका ग्रोथ होता चला जाता है, और जितना ये नीचे जाएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू बढ़ता जाएगा, और ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये इलोंगेटेड हो जाएगा। ये मैच्योर नहीं होते हैं, लेकिन ये बढ़ने का कोशिश करते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ इलोंगेशन। और नेक्स्ट है आपका, जब ये मैच्योर कर गए तो बहुत सारे परमानेंट टिश्यूज बना देते हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, बहुत सारे। ये हो गए मैच्योर टिश्यू। तो जब ये टिश्यूज तैयार होंगे तो इस टिश्यू में कोलेनकाइमा भी होगा, पैरेनकाइमा भी होगा, स्क्लेरेनकाइमा भी होगा, इसलिए ये मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। और जब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें रूट हेयर्स पाया जाता है, कभी भी ये गलती आप एग्जामिनेशंस में नहीं करेंगे। जब भी रूट हेयर्स होंगे ये मैच्योर सेल्स के पास, जहाँ मैच्योरेशन सेल्स होंगे यहीं पे ये रूट हेयर्स बनता है। याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चंस पूछे कि
रेडिकल्स में या रूट सिस्टम्स में रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर होगा रीजन्स ऑफ मैचुरेशंस। इलोंगेशंस रीजन्स में कुछ भी नहीं होते, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो सेल डिवीजन कर करके आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं, और ये जितना नीचे जाएगा ये सबसे सॉफ्ट, ये इलोंगेशन, ये मैचुरेशन, ये आपका रीजन। और नेक्स्ट क्लास होगा हम लोगों का मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट, मतलब रूट, स्टेम एंड लीव्स का।